नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 20 जनवरी तक। दोस्तों फॉर्म भरे जाने हैं रात्रि 12 बजे तक। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आज आपके पास आखिरी मौका है, आज अपना फॉर्म भर लेना है। कई सारे क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं जिनके आज हम जवाब देंगे। यह काम जरूर करें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया था। 30 दिसंबर 2025 को ये जारी किया गया था और 31 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। 5 साल के बाद दोस्तों ये भर्ती आ रही है। लास्ट जो भर्ती थी 2020 में थी, फिर उसके बाद 2024 में भी आई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। फिर दोबारा 2025 में दोस्तों ये भर्ती आई है। बहुत सालों से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं और फाइनली दोस्तों ये जो भर्ती है वो निकल गई है। 808 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली है। तो अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये मौका नहीं चूकना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड में कोई भी भर्ती आती है और ख़ासकर जो शिक्षक भर्ती है उसका तो पता ही नहीं रहता है कि कब आएगी, क्योंकि कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आ गई तो अगले साल भी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए जो भी मौका मिलता है उसका पूरा यूज़ करना है, चाहे एलटी भर्ती की हो बात, चाहे प्राइमरी भर्ती हो, चाहे प्रवक्ता भर्ती की दोस्तों हम बात करें। तो यहाँ पर दोस्तों आवेदन पत्र है उसको जो भरने की अंतिम तिथि है वो है 20 जनवरी रात्रि 12 बजे तक, मतलब कि 11:59 तक दोस्तों ये भरा जाएगा। अब इतनी देर तक तो कोई इंतज़ार नहीं करेगा। हो सकता है कि आज सर्वर भी आपको डाउन मिले, क्योंकि आज काफ़ी सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर किसी नियर बाई कैफ़े में चले जाना, साइबर कैफ़े में, और मदद ले लेना, क्योंकि यहाँ पर खुद से भरने से बेटर है कि आपको कोई असिस्ट कर ले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और शुल्क जमा करने की भी जो डेट है आज ही है। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन और संशोधन की जो परिवर्तन की तिथि रहेगी वो रहेगी 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक। अब इसको लेके सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो ये पूछे जा रहे हैं, बहुत से प्रश्न हैं, क्योंकि आज मैं सभी के कंबाइंड क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, वन बाय वन नहीं दूंगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि हमने 2024 में फॉर्म भरा था और मुझे उसमें करेक्शन करना है, तो क्या करेक्शन हो जाएगा, इस डेट में करेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है नो, इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपका 2024 में जब फॉर्म भरे गए थे तो उसकी उस टाइम पे करेक्शन विंडो खुली होगी और वो मौका आपको उस समय पर मिला होगा। अब दोबारा से 2024 के फॉर्म को ये ओपन नहीं करेंगे। देखिए यही होगा और आपको मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अभी भी अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो 2024 वाले सुन लो, जिन्होंने 2024 में फॉर्म भरा था वे लोग तुरंत अपना फॉर्म को कैंसिल करो और कैंसिल करके दोबारा से भर दो। उसके बाद फिर आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो विंडो करेक्शन खुलेगी ये केवल उन्हीं के लिए होगी जो लेटेस्ट अभी 2025 में फॉर्म भर रहे हैं, चाहे दोबारा भर रहे हैं चाहे नया भर रहे हैं। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, बार बार इसी को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि मैं यहीं से आपको बताऊंगा, जो ये सेकंड वाली लाइन है, कई सारे अभ्यर्थी मुझसे बार बार पूछने में लगे हुए हैं कि मैंने 2024 में फॉर्म भरा था, सही भरा था, बिल्कुल ठीक भरा था, क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता है? कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन्होंने 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया है उन्हें विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कोई करेक्शन करना हो अपने मन से तो आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग अपना जो फॉर्म है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में है, वो ज़रूर प्राप्त कर लें। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो ये मुझसे कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म ही नहीं है। तो देखिए आपके पास चाहे फिजिकल रूप में हो सकता है कि आपने उस समय पे प्रिंट आउट निकाला हो, ठीक है, प्रिंट आउट या तो आपके पास उस समय का प्रिंट आउट हो या उसको ऑनलाइन निकाल लो। उसको निकालना ज़रूरी है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। देखिए उसको देखना से ये होता है ना, एक आपको आत्मसंतुष्टि मिल जाती है कि हाँ मेरा जो फॉर्म है दैट टाइम सही तरह से प्रॉपर तरह से भरा गया था और उसमें कोई भी गलती नहीं है, करेक्शन करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपना जो पुराना फॉर्म है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो, वर्चुअल फॉर्म में हो,
तो आप उसको ज़रूर अपने पास रख लीजिए। कई सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास आईडी गायब हो गई है, मोबाइल नंबर भी गायब हो गया है। अब इतनी ये तो एकदम एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं कि मोबाइल भी नहीं चल रहा है, आईडी भी नहीं चल रही है। तो उस केस में तो आपके पास अगर प्रिंट आउट है, फिजिकल प्रिंट आउट अगर आपने रखा है, तो आप उसको देख लीजिए, यू आर सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके पास, मान लेते हैं कि अगर आप प्रिंट आउट निकालने से रह गए, तो आप कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर मैंने कमेंट देखे कि यूजर डज़ नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने आपको एक डेमो वीडियो दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन पर जाना है, वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर तो रखते होंगे आप, या मेल आईडी अगर आपको याद हो, ठीक है। मोबाइल नंबर या मेल आईडी कोई ना कोई तो आपका एक तो होना ही पड़ेगा। अब दोनों ही अगर आप गायब कर दे रहे हैं तो फिर ये तो एक बहुत केयरलेस वाला मैटर है कि आप बिल्कुल, इसका मतलब आप एग्ज़ाम को आगे देख ही नहीं रहे हैं फ्यूचर में, ना। आप मोबाइल नंबर और जिस मोबाइल नंबर और जिस आईडी से आपने भरा है उसको आपको रखना चाहिए। हालांकि उसको रिकवर करने के कई सारे ऑप्शन रहते हैं, आपकी जो जीमेल है वो रिकवर हो जाती है, ठीक है। उसके लिए भी आप यूट्यूब में देखें, कई सारी वीडियोज़ हैं जिसकी मदद से आप अपनी जीमेल आईडी को रिकवर कर सकते हैं, उसको भी आप देखिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, नीचे आपसे पासवर्ड पूछेगा, नीचे कैप्चा कोड होगा, वहाँ पर होगा फॉरगेट पासवर्ड। सिंपली क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाना है। फॉरगेट पासवर्ड पे जब जाओगे तो वहाँ पर एक नई विंडो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगी, जिसमें आपसे आपका नेम पूछेगा। नेम बिल्कुल वही भरना है जो आपने फॉर्म में भरा था, या फिर ध्यान रख लो, अगर फॉर्म में भरा हुआ याद नहीं आ रहा है तो फिर आप जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसको खोलना, उसमें जो नेम है बिल्कुल एग्जैक्ट वही भरना, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर अगेन, और तीसरा पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपके बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, फिर आएगा फॉरगेट पासवर्ड। तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर दोगे। जैसे ही अगर आप इन तीन जो जानकारी है, बेसिकली चार जानकारी हैं, इन चार जानकारियों को सही भर देंगे। जानकारी में तो एक तो कैप्चा कोड हो गया, मतलब तीन आपकी जानकारी है, चौथी आपकी कैप्चा कोड को मिलान करना है। जब इसको भेजेंगे तो तुरंत यहाँ से एक मेल जाएगी आपकी ऑफिशियल मेल पर, जो कि जीमेल आईडी होगी आपकी, उस पर जाएगी। वहाँ पर आपके पास पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, वहीं पर ही पासवर्ड को रीसेट कर देंगे। मोबाइल से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ना कंप्यूटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। तो आपने क्या करना है, मोबाइल वहीं से आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। जैसे ही आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा तो आपके पास आएगा मैसेज रीसेट सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया है। उसके बाद दोबारा से लॉगिन पे जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब दूसरा आपका पासवर्ड आपको याद आ गया, मिल गया, क्योंकि आपने पासवर्ड दोबारा बना दिया। पासवर्ड डालो, कैप्चा कोड डालो, फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो मैं आपको सभी को बताना चाह रहा हूँ। कोशिश ये करें कि देखिए, जिनके पास फिजिकल प्रिंट आउट है, ठीक है, और उनका मान लेते हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं है, तो मैं उनके लिए, एक तो उनके पास तो ऑप्शन कम ही रहेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन एक बार अपना फॉर्म खोल सकते हैं तो ज़रूर खोल लेना, क्योंकि जब आप फॉर्म को इस तरह से ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है कि आप क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या हैं, मतलब इस तरह से आ रहा है, यस या नो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये उनके लिए है ज़्यादातर जो हैं, तो वो हैं तो यस कर देंगे, ठीक है। और जो नहीं है तो वे अगर नो नहीं भी करते हैं तो ऑलरेडी माना जाएगा कि नहीं होंगे, मतलब कि फॉर्म एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हैं उनको ये स्टेप यहाँ पर करना होगा। इसलिए आप सभी एक काम करना है कि एक बार सभी के सभी लोग ऑनलाइन खोल लेना फॉर्म अपना, ठीक है। मतलब वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक। बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर से खुल जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जिनका नहीं है, ना मोबाइल नंबर है ना भैया जीमेल है, तो कोई बात नहीं, वो कुछ ना करे, वो अपना प्रिंट आउट अपने पास रखिए, फिर उसका ऑटोमेटिकली वो आपका वही माना जाएगा कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आपको अपने फॉर्म को दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंडेटरी है करना, वो उनके लिए है जो कि आपके डीएफएफ में आते हैं और उसकी कैटेगरी में शायद उनको रिजर्वेशन आगे मिले, तो उस कारण से वो वहाँ पर ऑप्शन एक आ रहा है। बाकी मैंने जितनों का भी फॉर्म खोल के देखा तो सभी का वहाँ पर एक आ रहा है। कल भी मेरे पास एक हमारे एक अभ्यर्थी, उसका भी मैसेज आया था, तो वो भी कह रहे थे कि मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा है। तो बहुत आसान सी प्रोसेस है, खोल खोल के हमने दे दिया था, तो वहाँ पर वो ऑप्शन आ रहा था। तो बस उसमें आप यस है तो यस करो, नो है तो नो करो। और नहीं भी करते हो तो मेरे हिसाब से नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपकी साफ साफ मेंशन है
ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, तो इसको आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर भी दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, फॉर्म जो पहले भर चुके हैं, उनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने दोस्तों एमए कला से भरा हुआ है फॉर्म, तो फिर आपको दोस्तों दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? अभी मेरे पास कुछ केस ऐसे आए कि सर मैंने एमए हिस्ट्री से भरा हुआ है, प्लस मैंने एमए कला से भरा हुआ है, तो क्या मुझे दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा? अगर मैं दोनों के लिए भरना चाहता हूँ, तो बिल्कुल भरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एमए कला वाला आपका रिजेक्ट हो चुका है। तो आपको एमए हिस्ट्री वाला सिंगल ही आएगा आपका एडमिट कार्ड, कला का नहीं आएगा। तो कला के लिए आपको भरना पड़ेगा, इवन आपको दोनों को रिजेक्ट करके फिर दोनों दोनों के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिंगल कला के लिए भरेंगे तो फिर वो शायद उसको एक्सेप्ट ना करे। या एक बार एक काम करना, आप साइबर कैफ़े में जाके मदद लेना। देखिए, किसी से असिस्टेंस ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई चीज़ें जब खुद पता नहीं होती हैं, तो फिर आपको दूसरे से मदद लेनी पड़ती है, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो साइबर कैफ़े इसलिए खुले हुए हैं, ठीक है? ताकि आपकी मदद कर सकें। तो आप वो काम ज़रूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेपर जैसी चीज़ है, प्रवक्ता का फॉर्म आया हुआ है, इसमें गलती हो जाएगी इनिशियल स्टेट पे, तो फिर आगे क्या करोगे, ठीक है? और ध्यान रखना है कि कई बार कुछ मेरे पास स्टूडेंट आए, वो कह रहे कि सर हमारा कला वाला फॉर्म खुल नहीं रहा, उसको रिजेक्ट कैसे करें? तो देखो, वो फॉर्म ही नहीं खुलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। जब वो रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप डायरेक्ट भरिए फॉर्म। आपको दोबारा से उसको मतलब कि पुराना फॉर्म खोल के रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना फॉर्म आपका खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो 2 पद आए थे वो पहले ही वापस ले लिए थे, तो वो रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो उसको आपको रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप उसको दोबारा से भरिए, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, जो कला वाले हैं उनको तो भरना ही है। उनका क्योंकि शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन हुआ था, पहले खाली एमए कला से माँगा जाता था, अब एमए कला के साथ-साथ बीएड भी ऐड हो गया है, तो शैक्षिक योग्यता में क्योंकि परिवर्तन हो चुका है, तो इस कारण से जो पुरानी अभ्यर्थी हैं उन सभी के फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब नए सिरे से फॉर्म भरे जाएँगे। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो कला वाले हैं उनको फॉर्म भरना ही भरना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र है, उसकी जो अंतिम तिथि है यानी कि दिनांक 20 जनवरी 2026 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ अवश्य धारित करते हों। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यही ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था, तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2026 तक आपके सभी के सभी शैक्षिक अर्हताएँ पूरी होनी चाहिए। अब इसमें दोस्तों ये बात किसके लिए है, जो कि अभी आपके रिसेंटली फॉर्म भर रहे हैं, 2025 में दोस्तों जो फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों जो 2024 में फॉर्म भरे गए थे, तो 2024 के दौरान अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट था, लाइक ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ठीक है? ये सर्टिफिकेट अगर उस दौरान पे मान्य थे, उस दौरान पे मतलब कि जो अंतिम तिथि है वो उस तक वो मान्य होने चाहिए। तो इसीलिए ये चीज़ आप थोड़ा-सा अपनी दुरुस्त कर लें। तो ये आपके दोस्तों जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके सारे के सारे आपके मान्य होने चाहिए, क्योंकि दैट टाइम वो भरे गए थे। तो आप ये दोस्तों अपनी तरफ से सुनिश्चित ये कर लें, ठीक है? और अभी एक चीज़ और भी कर लीजिएगा कि जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, उसको रिन्यू भी ज़रूर करवा लेना, क्योंकि जो पुराना सर्टिफिकेट है वो तो आपका काम आएगा ही आएगा। हो सकता है कि जो नया सर्टिफिकेट है वो भी आपसे हो सकता है कि डिमांड कर ले, हालाँकि वैसे एथिकली लीगली वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिन्यू करवा के रख लें। देखिए, जब ईडब्ल्यूएस रिन्यू होता है तो सारी जो डेट चेंज हो जाती है, तो जो पुराना सर्टिफिकेट होगा उसमें तो पुराना वाला ईडब्ल्यूएस ही माँगा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें नंबर चेंज होता है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में भी आपका जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। जब उस समय फॉर्म भरा था 2024 में, तो उस समय पे एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ और रहा होगा। अभी आप देखेंगे तो वो कुछ और आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि वो पुराना वाला ही रजिस्ट्रेशन नंबर माँगेंगे जिसके आधार पर आपने भरा था। ये ऑब्वियस सी बात है। नया वाला कैसे माँग लेंगे, क्योंकि नया वाला तो आपके आधार पे तो आपने फॉर्म भरा ही नहीं है, ठीक है? तो जिस सर्टिफ़िकेट के आधार पे फॉर्म भरा गया है, उसी सर्टिफ़िकेट की डिमांड की जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने जैसे इनके लिए 20 जनवरी 2026 है, तो दैट टाइम जब आपने फॉर्म भरा था, तो उस समय पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो अंतिम तिथि तक पूरा वैलिड होना चाहिए। ये चीज़ को आप दोस्तों दुरुस्त कर लेना, और हो सके तो रिन्यू भी करवा लेना। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर रिन्यू नहीं हो पा रहा है तो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उस समय पर अगर आपका वैलिड था तो फॉर्म भरने के टाइम पे तो वो आज भी वैलिड होगा। क्योंकि आप देखिए 20 जनवरी 2026 तक ये वैलिड होना चाहिए। अब इसका जो एग्ज़ाम है हो सकता है कि आपका अप्रैल में हो जाए, या हो सकता है कि दिसंबर में हो, या हो सकता है कि अगले साल हो। तो तब तक आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक वैलिड होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका 21 जनवरी को एक्सपायर भी हो जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 जनवरी तक वो वैलिड होना चाहिए। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। कई कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेरा आज एक्सपायर हो गया तो क्या चलेगा? आज एक्सपायर हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस समय पर वैलिड था, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस समय पर वैलिड होना चाहिए। हाँ, अगर उस समय पर एक्सपायर हो गया था, तो फिर वो नहीं माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर लोगों का है अपने सेंटर को लेकर। अब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमने फॉर्म भरा था उस समय पर और मैंने जो सेंटर है वो अल्मोड़ा भर दिया, अब लेकिन यहाँ पर तो हल्द्वानी और हरिद्वार ही है सेंटर, तो क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा? या कोई कह रहा है कि मैंने तो सर उधम सिंह नगर भरा था और अब हरिद्वार और हल्द्वानी है, जो जो जिन लोगों ने सेंटर भरा था। देखो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्म को दोबारा से करेक्ट या करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ने अल्मोड़ा भरा होगा तो फिर उसको हल्द्वानी मिल जाएगा, कुमाऊँ में मिल जाएगा, ये होना चाहिए। वहाँ पर फर्स्ट प्रेफ़रेंस और सेकंड प्रेफ़रेंस आपने दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग या नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर होगा वो आपको देना चाहिए और वही आपका लॉ कहता है। तो इसमें आपको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल सेंटर चेंज करने के लिए। हाँ, अगर आप स्पेसिफ़िकली यही सेंटर चाहते हैं भई हल्द्वानी, हरिद्वार, और आप उसके लिए फॉर्म कैंसल ही करना चाहते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि कोई अगर आपके पास हल्द्वानी वाला है कुमाऊँ में है, अब वो मान लेते हैं कहीं देहरादून रह रहा है और वो कह रहा है कि भैया मुझे हरिद्वार चाहिए, मेरे लिए पास पड़ेगा, देन आप कर सकते हो, वरना ये अननेसेसरी चीज़ें हैं। इतने के लिए आप फॉर्म पूरा रिजेक्ट करोगे तो वो मुझे कहीं न कहीं वो सही नहीं लगता है। अगर आपका मान लेते हैं हरिद्वार और आप मान लेते हैं हल्द्वानी हो या आप देहरादून चले भी गए हो तो आप हरिद्वार जा सकते हो एक पेपर देने के लिए, 1-2 दिन आप कर सकते हो चीज़। तो यहाँ पर आपको एक सेंटर चेंज करने के लिए फॉर्म को रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, ये मैं टोटल आप पर छोड़ता हूँ। बट इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसको नियरेस्ट जो भी सेंटर होगा वो दे दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इस पॉइंट को लेकर भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि सर मैं महिला हूँ और सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो क्या अलग-अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? आपको अलग-अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म में हो जाएगा, फ़ीस आपकी डबल हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। वहीं पर ऑप्शन आता है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हमने पहले महिला और सामान्य शाखा में भरा और हमारी एक ही की फ़ीस कटी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए पहले भी डुअल में ही हुआ करता था, आप एक बार ज़रा अपने फॉर्म को चेक कर लेना, उसमें टॉप में लिखा होगा कि आपने दोनों ब्रांचेस से भरा है, जनरल एंड वुमेन ब्रांचेस से। हो सकता है कि आपका केवल जनरल ब्रांच से हो या फिर वुमेन ब्रांच से होगा, क्योंकि दोनों के फ़ीस आपकी कटेगी, दोनों का प्रोसेसिंग शुल्क भी होगा। अगर आप अलग-अलग सब्जेक्ट भी भरते हैं तो भी आपको एक ही फॉर्म भरना होगा और एक ही फॉर्म में आपकी फ़ीस और प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसको 2-2 सब्जेक्ट से अप्लाई करना हो प्लस वुमेन एंड सामान्य से भी अप्लाई करना हो, तो उसको 4 गुना मतलब फ़ीस एक तरह से लग जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ₹600 उसको लग जाएगा, ₹150 सामान्य शाखा का, ₹150 महिला शाखा का, वो भी एक सब्जेक्ट का। फिर ऐसी 150 यानी कि कुल मिला के 600। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल से दिया हुआ है, इस एग्ज़ाम्पल को आप दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं। एक ही फॉर्म में आपका सारा काम हो जाएगा, जो आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मुझसे पूछा जाता है, तो अनिवार्य वांछनीय अर्हता के बारे में, यानी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या-क्या वांछनीय है और अनिवार्य अर्हता है। देखिए, अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप तब अप्लाई कर पाएँगे अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, पहली शर्त ये है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, या फिर किसी अर्धशासकीय संस्था में लेकिन रेगुलर कर्मचारी होने चाहिए, या अगर आप केंद्र सरकार या उसके अंतर्गत जो सार्वजनिक संस्था है वहाँ पर कार्मिक हैं, तो आप या फिर आपके जो आश्रित हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई कई बार क्या होता है कि कई लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टिंग में रहते हैं, उत्तराखंड में ही रहती है उनकी, ठीक है?
उत्तराखंड में उनकी जॉइनिंग रहती है, ठीक है? तो वो क्या होते हैं कि उनकी जो सेवाएँ हैं वो बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। तो वे लोग, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, वे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड में ही वो रह रहे हैं। उनका यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है? तो भले ही वो चाहे बाहरी राज्य से आए हों, ठीक है? कई ऐसा हो सकता है कि भाई उत्तराखंड राज्य में आए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो गजेटेड पोस्ट हैं, ठीक है, लेवल 10 की जो पोस्टेड होती हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है ना। जैसे कोई यहाँ पर पीसीएस बन के आ गया। अब पीसीएस बन के आ गया तो है, तो भले वो उत्तर प्रदेश का या हो सकता है हरियाणा का हो, ठीक है। अब वो उत्तराखंड में ही रह रहा है तो उसके जो आश्रित होंगे, तो वे लोग यहाँ उत्तराखंड राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो सेवाएं हैं यहाँ से स्थानांतरित नहीं हो सकती। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है वे लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि वो अभ्यर्थी होंगे जिनका उत्तराखंड राज्य के किसी सेवा एजेंट कार्यालय में नाम पंजीकृत होगा। यानी कि कोई उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, यहाँ पर अगर वो उसने अपना नाम पंजीकृत कर रखा है तो वे यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और उनको बस अपना क्या करना पड़ेगा, अपने जो कार्यालय है वहाँ से एनओसी यहाँ पर लेनी पड़ेगी, प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा बाद में, ठीक है। पहले एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर आपको बाद में जब एनओसी मिल जाएगी तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जो पूर्व सैनिक हैं उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में पंजीकृत हैं, वे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरी जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए जाने हेतु अनिवार्य वांछनीयता के अंतर्गत 1, 2, 3 में से उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आपका पहला वाला हो सीन, ठीक है, या तो आप पहली शर्त को अगर आप पूरा कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा या फिर आप दूसरी शर्त को पूरा कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप तीसरी शर्त को पूरा कर रहे हो। अब ऐसे भी हो सकते हैं जो तीनों शर्तों को पूरा कर रहे हो या दो शर्तों को पूरा कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए कई सारे जब अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है मैंने यही बोला कि एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी तब नहीं है अगर आपके पास स्थायी निवास है, तो फिर आपको उसके लिए उतना पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दुरुस्त कर लीजिए, बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर एक्सपायर हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट अब नहीं है। और ख़ासकर जो आपके राज्य सरकार के कार्मिक हैं तो उनको तो बस अपने सेवाएं जो है उसको बताना है, एनओसी के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब एनओसी से एक मामला और निकल के आया जो कि बहुत बार मुझसे पूछा जा रहा है, जो कि है उत्तराखंड के जो हमारे सरकारी कार्मिक हैं। अब उनका ये मानना है कि भाई हम जब फॉर्म भरा था तब हम थे बेरोजगार, ठीक है, आज हम रोजगार प्राप्त हैं, यानी कि कोई एलटी में लग गया, कोई प्राइमरी टीचर बन गया, तो अब हम क्या करें, क्या हमें एनओसी लेनी चाहिए? देखिए, जब आप फॉर्म भर चुके हैं उसके बाद एनओसी लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आपको एनओसी तब ली जाती है जब आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं और पहले ही आपको पूर्व में सूचित करना होता है फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। उसका नाम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए रखा गया है। अब आपको एनओसी पूर्व में भरे गए फॉर्म के लिए नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। हाँ, अगर आप फॉर्म को कैंसिल करते हैं फिर नया फॉर्म भरते हैं तो पहले आप एनओसी के लिए अप्लाई करें, देन नया फॉर्म भरें, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना है। ऐसे केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को सूचित करिए। सूचित इसलिए करिए ताकि आगे जाके आपका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे केसेस में केवल और केवल रिज़ाइन ही दिया जाता है, एनओसी नहीं मिलती है, कार्यमुक्त नहीं होता है। कार्यमुक्त का मतलब ये होता है कि आपको डिपार्टमेंट ने कार्यमुक्त कर दिया, आप दूसरे डिपार्टमेंट जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। पहले कार्यमुक्त में बहुत फ़ायदा होता था, क्या होता था कि आपको सर्विस ऐड होती थी, ईएल ऐड होती थी, ठीक है बहुत सारी चीज़ें ऐड होती थी। अभी रिज़ाइन दोगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं होना है, सर्विस ऐड कहीं नहीं होती है, प्रायन आपका सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि जो प्रायन खाता है, जो एनपीएस में हम पैसा जमा करते हैं, वो आपका कहीं भी आप जाओगे वो एक ही रहेगा, एम्प्लॉय कोड आपका सेम रहेगा, यानी कि वो भी परिवर्तन नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपको ईएल जो छुट्टियां होती है उसका थोड़ा सा नुकसान होता है, हालांकि वो भी आपका रिकवरेबल है, 10 साल में आप
300 ईएल को आसानी से इकट्ठा कर लेंगे। और खासकर अगर आप सरकारी टीचर हैं तब तो आपको कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ईएल मिलती नहीं, साल की 2 मिलती हैं। अब जाके बात चल रही है कि 10 देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रिज़ाइन देके जाएँ, बस ये है कि रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि रिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अनटिल अनलेस अगर आप उनको 2 या 3 महीने पहले इन्फॉर्म ना करो। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पर ये शर्त होती है कि वहाँ पर 3 महीने की तनख्वाह आपको जमा करनी पड़ती है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ 1 महीने पूर्व सूचित करना होता है, और 1 महीने की तनख्वाह जमा करके फिर आपका रिज़ाइन को एक्सेप्ट करते हैं। रिज़ाइन एक्सेप्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अब क्या है, सभी लोग एक ही सेंट्रल ट्रेजरी से जुड़े हुए हैं। तो जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करते हैं, तो आप जब दूसरे डिपार्टमेंट में अपना ट्रेजरी में नाम डालेंगे, तो होगा क्या कि ये वाली जो ट्रेजरी है वो आपके नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस वाली ट्रेजरी में आपका नाम शो हो रहा होगा और आपकी सैलरी ड्रॉ नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेजरी से अपना नाम कटवाना पड़ेगा। बेसिकली जैसे कि टीसी होता है ना, एक स्कूल में हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, तो ऐसे उसको बोलते हैं एलपीसी, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। तो वो जो लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट होता है, फिर वो इस ट्रेजरी के पास पहुंचता है, देन उसके बाद आपका जो सैलरी है वो विड्रॉ हो पाती है। तो कई बार क्या होता था, पहले कई लोग बिना बताए भाग जाते थे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। फिर उस समय पर जो ट्रेजरी थी ऑनलाइन नहीं जुड़ी हुई थी, तो हो जाता था कि भाई पता चला पीछे बंदा वहाँ रिज़ाइन करके आ गया है, रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ रिज़ाइन को एक्सेप्ट करवाने के लिए आप ये प्रोसेस को कर लीजिए, अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर लीजिए कि मेरे द्वारा फॉर्म भरा गया है और ये हो रहा है, और ये अब भविष्य में मेरे द्वारा अगर यहाँ सिलेक्शन होता है तो जो रिज़िग्नेशन है उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसके द्वारा आप उनको पहले अवगत करवा दीजिए अगर सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। लिखने का तरीका होता है वो, ठीक। वो आप अपने सीनियर से सीखें, कई आपके वहाँ सीनियर्स होंगे, उनसे आप संपर्क करें, उनसे पूछिए भाई कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से दोस्तों आप अपने आप को सेफ कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और आप लोग अब सही तरह से फॉर्म भर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।